नमस्कार स्टूडेंट, आई स्टडी ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारी चर्चा डिफरेंशियल ज्योमेट्री पर चल रही थी। हमने 2 यूनिट कंप्लीट कर ली थी। आज हमारी 30वीं यूनिट स्टार्ट होगी। तो पहली यूनिट अपनी थी कर्व इन स्पेस एंड दूसरी अपनी यूनिट थी एनवेलोप एंड रूल्ड सरफेस। अब जो तीसरी यूनिट है, यूनिट थर्ड, ये है कर्व ऑन सरफेस। पहली यूनिट में अपना जो कर्व था वो पूरी की पूरी मेन भूमिका में था। दूसरी यूनिट में सरफेस मेन भूमिका में है। इस यूनिट में भी सरफेस ही मेन भूमिका में रहेगा, लेकिन जो कर्व है ये कर्व है वो इससे रिलेटेड रहेगा। मतलब ये आपस में किसी न किसी प्रकार से जुड़े हुए रहेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि जो पहली यूनिट है और जो दूसरी यूनिट है वो दोनों यूनिट अगर आपकी कवर हैं तो ये तीसरी यूनिट आपको समझ आएगी। कुछ बेसिक फंडामेंटल है इनमें, कुछ जो यूनिट फर्स्ट और सेकंड है उनका बेसिक है, और उसके बाद ये यूनिट अपनी स्टार्ट होगी। 1-2 क्लास में बेसिक पढ़ेंगे, ऐसे मान के चलें कि वो ऐसा बेसिक है जो पढ़ना जरूरी है, उसके बिना वो यूनिट पॉसिबल नहीं है। तो पहली और दूसरी यूनिट को आप पहले कवर करें। किसी स्टूडेंट ने वो क्लासें नहीं देखी हैं तो पहले आप वो क्लास अटेंड करें, वो सारी चीजें क्लियर करें, उसके बाद आप तीसरी यूनिट में आए। दूसरी चीज ये कि जो पहली और दूसरी यूनिट से संबंधित नोट्स हैं वो हमने आपको उपलब्ध करवा रखे हैं। तो आप उन नोट्सों के माध्यम से प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस के माध्यम से पहली और दूसरी यूनिट को अच्छे ढंग से तैयार करें, और इसके बाद ये जो तीसरी यूनिट है ये डिफरेंशियल ज्योमेट्री की लास्ट यूनिट है। इसके बाद डिफरेंशियल ज्योमेट्री अपनी पूरी हो जाएगी और टेंसर एनालिसिस शुरू हो जाएगी। तो ये डिफरेंशियल ज्योमेट्री की लास्ट यूनिट है, 60 नंबर कवर करेगी। तो देखते हैं आज सबसे पहले कर्व ऑन सरफेस है। तो सरफेस की जनरल फॉर्म हम लिखें, जनरल इक्वेशन ऑफ सरफेस। साधारण सी जनरल इक्वेशन हम लिखें अगर फंक्शन के रूप में, तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई जेड बराबर 0। ये हमने कोई साधारण सी जनरल इक्वेशन लिखी। अब ये जो जनरल इक्वेशन लिखी है हमने सरफेस की, इस इक्वेशन के माध्यम से हमने पिछली जो यूनिट थी उसमें हमने क्या किया था कि किसी पैरामीटर के माध्यम से उन जो पैरामीटर की वैल्यू, उनके बीच रिलेशन को फाइंड आउट किया था। इस यूनिट में ऐसा क्या फाइंड आउट करेंगे, तो इसमें भी वही पैरामीटर काम में चलेंगे, लेकिन इसमें कुछ फंडामेंटल तय होंगे। उन फंडामेंटल की वैल्यूज हमें याद रखनी होगी। उसके बाद सारे के सारे डेरिवेशन एंड क्वेश्चंस उन फंडामेंटल्स के माध्यम से होंगे। तो देखें कि एफ, ये जनरल फॉर्म है एफ ऑफ एक्स वाई जेड बराबर 0। अब इसको पैरामेट्रिक फॉर्म में, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ सरफेस, आप इसको इस यूनिट में इस प्रकार बोलें कि ये बोली जाएगी जैसे एक्स बराबर F1 u, x बराबर F1 u, y बराबर F2 u, या z बराबर F3 u। एक लिखने का प्रोसेस ये हुआ, कि x बराबर F1 u, y बराबर F2 v और z बराबर F3w। यहां पे पैरामीटर u है, तो ये पैरामीट्रिक इक्वेशन इन पैरामीटर u।
इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सरफेस इन पैरामीटर u। इस प्रकार हम इसको लिखेंगे कि ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है। ये सारी चीजें बेसिक हैं, आगे हम इस पे फंडामेंटल फॉर्म में लिखेंगे। अब ये जो है इसको हम क्या लिखेंगे, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ सरफेस इन पैरामीटर UVW। कहने का मतलब ये हुआ कि ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है, ये भी पैरामेट्रिक इक्वेशन है, इसमें पैरामीटर U है, इसमें पैरामीटर UVW है। ये सारी चीजें आपको इस प्रकार से ध्यान में रखनी है। अब आगे हम क्या करेंगे कि ये जो पैरामेट्रिक इक्वेशन है इसको हम वेक्टर फॉर्म में किस प्रकार लिखें। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द सरफेस इन वेक्टर फॉर्म। ये जो सारी की सारी इक्वेशन है ये किस फॉर्म में है, ये सारी की सारी इक्वेशन है कार्टेशियन फॉर्म में है। अब वेक्टर फॉर्म में हम क्या लिखेंगे, R बराबर R U एंड V। ये चीज हम इसमें लिखेंगे कि R बराबर R U एंड V। U और V क्या है, पैरामीटर हैं। अब ये सारी चीजें आपको जो अपना सरफेस की इक्वेशन है, कर्व की इक्वेशन है, टेंजेंट लाइन से संबंधित कोई इक्वेशन है, किसी भी प्रकार की कोई इक्वेशन है, उसमें सब में ये फंडामेंटल फॉर्म आपको काम में लेनी है। ये और ये सारे के सारे क्वेश्चंस इन पर आधारित होंगे। जैसे हम एक छोटा सा एग्जांपल लेके इसको समझते हैं। जैसे किसी R बराबर एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये हमको पता है कि R बराबर ये चीजें होती हैं। अब करना क्या है कि जैसे अक्स बराबर हमें मिला है साइन थीटा साइन फाई, वाई बराबर कोस थीटा और जेड बराबर साइन थीटा कोस फाई। ये चीज हमें मिली है कि x बराबर ये कोई वैल्यू है, y की वैल्यू ये है और z की वैल्यू ये है। तो यहां से हमें क्या पता चला कि ये फंक्शन किस रूप में है। जैसे x बराबर ये फंक्शन किस रूप में हो गया, थीटा और फाई में। y बराबर ये फंक्शन किस में हो गया, थीटा और फाई में। ये वैल्यू हमें थीटा और फाई में रिलेशन फाइंड आउट करके और ये वैल्यू चेंज कर सकते हैं। और z बराबर हमें क्या मिला, फंक्शन है थीटा और फाई में। अब जो हमने फंक्शन चेंज किए थे वहां हमें ये नया फंक्शन किस प्रकार से मिलेगा कि x बराबर f1, वहां हमने पैरामीटर 1 लिया था। जैसे x बराबर f1u इस प्रकार लिया था। अब वो नया फंक्शन कौन सा आएगा जो इस यूनिट में काम में आएगा, x बराबर f1 थीटा फाई, y बराबर f2 थीटा और फाई और z बराबर f3 थीटा और फाई। इस प्रकार ये फंक्शन डिनोट होगा। अब इसमें होगा क्या कि जो ये थीटा है
ये u की भूमिका में है और जो फाई है ये v की भूमिका में है। तो किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में ये थीटा और फाई या u एंड v या s और t इस प्रकार के पैरामीटर हमें दिए जाते हैं, तो इसको इस फॉर्म में आपको लिखते हुए चलना है और पूरे के पूरे इक्वेशन को या डेरिवेशन को या किसी भी क्वेश्चन को इस प्रकार से करते हुए चलना है। अब x बराबर हमें मिला f1 थीटा और फाई। इसको हम लिख सकते हैं f1 u एंड v की जनरल फॉर्म में कि u एंड v कोई पैरामीटर हैं और इसकी फॉर्म इस प्रकार बनेगी। अब जिस क्वेश्चन में या जिस डेरिवेशन में जो जो पैरामीटर आएंगे, जैसे थीटा और फाई आया तो इस प्रकार लिख दिया, s और t आया तो आप इसको इस प्रकार लिख देंगे, मतलब इसको किसी भी फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो y बराबर यहां क्या मिलेगा, y बराबर हमें मिलेगा f2 u एंड v और z बराबर f3 u एंड v। ये आपको फॉर्म याद रखनी है। इस फॉर्म को आप ये मान के चलें कि पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द सरफेस। ये क्या है, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द सरफेस। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। यहां तक हमारा काम है कंप्लीट हुआ। अब जो वेक्टर फॉर्म है वो क्या होगी, यहां पे r बराबर r u एंड v, ये हमें याद रखनी है। ये क्या है, समीकरण नंबर 2 पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द सरफेस। ये भी पैरामेट्रिक इक्वेशन है। ये किस फॉर्म में है, कार्टेशियन फॉर्म और ये वेक्टर फॉर्म। ये अपने यूनिट की थोड़ी बेसिक जानकारी थी जो मैंने आपको बता दी। अब आगे चलते हैं। आगे अपना टॉपिक रहेगा यूनिट नॉर्मल वेक्टर। यूनिट टेंजेंट वेक्टर हमने पढ़ा था, यह है यूनिट नॉर्मल वेक्टर। करना क्या है कि दो वेक्टर लेने हैं r1 एंड r2। r1 एंड r2 हमने दो वेक्टर लिए। ये क्या है, वेक्टर कहां पर स्थित हैं, ऑन द सरफेस। सरफेस कैसा, प्लेन, यानी कि ये प्लेन पर स्थित हैं। तो इनका जो परिमाण होगा, जो r1 क्रॉस r2 होगा, यानी कि इनका जो सदिश होगा r1 क्रॉस r2, वो इस प्लेन के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये चीजें हमने पिछली क्लासों में पढ़ ली। अब ये इसके परपेंडिकुलर होगा तो ये नॉर्मल डायरेक्शन में होगा। कहां होगा, नॉर्मल डायरेक्शन में। नॉर्मल डायरेक्शन कौन सी, जैसे ये टेंजेंट था, ये प्रिंसिपल नॉर्मल था, चीजें वही हैं। ये बाई नॉर्मल था, ये टेंजेंट। अब ये इस नॉर्मल के ये जो r1 क्रॉस r2 की वैल्यू होगी, ये इस यूनिट नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन में होगी या इसके अपोजिट डायरेक्शन में हो सकती है। लेकिन हम ये मान के चलें कि इसका जो परिमाण होगा या इसकी जो वैल्यू होगी वो नॉर्मल, जो अपना नॉर्मल वेक्टर है, इससे संबंधित होगी।
अब नॉर्मल वेक्टर को हम डिनोट करेंगे किससे? एन कैप से। नॉर्मल वेक्टर को हम डिनोट करेंगे कैपिटल एन कैप से। तो सदिश बटे सदिश का परिमाण, जैसे ए सदिश बटे ए सदिश का परिमाण इस प्रकार से डिनोट होगा। तो यहां पे हमारे पास सदिश क्या है? R1 क्रॉस R2। एन के बराबर क्या मिला? R1 क्रॉस R2 अपॉन मोड ऑफ R1 क्रॉस R2। ये वैल्यू हमें याद रखनी है। अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये छोटी छोटी वैल्यूज आएंगी जिसको मैं बेसिक बोल रहा हूं, ये सारी की सारी इस यूनिट में काम आएगी। तो सबसे पहले हमें क्या मिला? एन कैप बराबर R1 क्रॉस R2 अपॉन मोड ऑफ R1 क्रॉस R2। ये चीज हमें मिली। अब ये याद रखना है एक तो, अब R1 क्रॉस R2 का मोड किसके बराबर होगा? H के। ये H है कोई फंडामेंटल फॉर्म। ये H क्या है? फंडामेंटल फॉर्म। ये सारी की सारी चीजें इस यूनिट में चलेंगी। ये वैल्यूज आपको याद रखनी होंगी। मैं इसको इस प्रकार से बता रहा हूं कि ये चीजें किस प्रकार से डिराइव होती हैं। ये यूनिट में सीधे चलेंगी तो आपको जैसे E, F, G और H, L, M एंड ये फर्स्ट फंडामेंटल में काम आएंगे, ये सेकंड फंडामेंटल में। तो ये वैल्यू सीधी याद रखनी है। अब हम एक दो क्लास में क्या करेंगे कि इनके बेसिक्स को समझते हुए कि ये वैल्यू कहां से आती हैं ये चीजें पढ़ेंगे। तो H की वैल्यू हमें ये मिली। ये हमें शॉर्ट फॉर्म में मानते हुए चलना है और इसका यूज आगे डेरिवेशन में या क्वेश्चंस में करना है। ये मिला हमें। अब यहां से हम क्या लिख सकते हैं? एन कैप बराबर R1 क्रॉस R2 अपॉन H। R1 क्रॉस R2 बराबर H एन कैप। ये चीजें हमको ध्यान रखनी है। अब आगे देखते हैं। आगे एक छोटा सा डेरिवेशन है मेट्रिक ऑफ सरफेस। सरफेस की मैट्रिक क्या होगी? अब इस मैट्रिक से हमें फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म पता चलेगी। तो आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म ऑफ द सरफेस। क्या लिख सकते हैं कि फर्स्ट फंडामेंटल ऑफ द सरफेस। अब देखें, एस डॉट स्क्वायर बराबर एक्स डॉट स्क्वायर वाई डॉट स्क्वायर प्लस जेड डॉट स्क्वायर। ये हम लिख सकते हैं कि एस डॉट स्क्वायर बराबर एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर प्लस जेड डॉट स्क्वायर। अब इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं? ds अपॉन dt का स्क्वायर, यहां dx अपॉन dt का स्क्वायर, dy अपॉन dt का स्क्वायर प्लस dz अपॉन dt का स्क्वायर। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहां से हम लिख सकते हैं कि ds स्क्वायर बराबर dx i कैप dy j कैप एंड dz k कैप का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ये चीजें
मिलेंगी। फिर इसका टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये इस प्रकार से हमको मिल जाएगा। अब ये जो dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz के कैप को हम क्या लिख सकते हैं, dr लिख सकते हैं, क्योंकि r बराबर क्या होता है, x i कैप y j कैप एंड z k कैप। r बराबर ये है तो इससे हम क्या लिखेंगे, ये dr हो गया और dr की वैल्यू हम यहां पे पुटअप करेंगे। तो ds स्क्वायर बराबर हमें मिला dr स्क्वायर। अब dr की वैल्यू हमें कैसे मिलेगी, अब देखें, r बराबर r u v पैरामेट्रिक फॉर्म है, इन वेक्टर फॉर्म में r बराबर r u एंड v। अब यहां से हम dr करें या dr लिखें, इसका डिफरेंशिएशन करें तो किस प्रकार होगा, डेल आर अपॉन डेल यू और डी यू। पहली पैरामीटर u है तो u के सापेक्ष जैसे पिछली यूनिट में किया था उसी प्रकार, प्लस डी आर अपॉन डीवी डीवी। अब देखो dr का हो गया डेल आर अपॉन डेल यू डी यू, डेल आर अपॉन डेल वी डीवी। अब डेल आर अपॉन डेल यू ये होगा R1, इसको हमको क्या लिखना है, R1, जो हमने R1 क्रॉस R2 का मोड बराबर H ये भी निकाला था। इसमें ये जो R1 है वो क्या होगा, डेल आर अपॉन डेल यू और R2 क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि जो ये R है या जो सरफेस का जो फंक्शन है वो सबसे पहले पैरामीटर, जो पहला पैरामीटर है उसके सापेक्ष अवकलन होगा उसका, यानी कि उसके सापेक्ष जो इसका चेंजमेंट होगा उसकी वैल्यू, और फिर जो दूसरा पैरामीटर है उसके सापेक्ष उसकी वैल्यू। अब जो u और v है तो डेल आर अपॉन डेल यू और डेल आर अपॉन डेल v होगा, और अगर थीटा एंड फाई है तो डेल आर अपॉन डेल थीटा एंड डेल आर अपॉन डेल फाई। इस प्रकार से ये चलेंगे। तो देखते हैं डेल आर अपॉन डेल वी बराबर क्या होगा, R2। ये चीजें हमको लिखनी है। अब देखते हैं dr बराबर हमें क्या मिलेगा, R1 du प्लस R2 dv, ये हमें मिलेगा dr बराबर, ठीक है। अब यहां पीछे अभी हमने क्या लिखा था कि ds स्क्वायर बराबर मोड ऑफ dr का स्क्वायर। अब dr की वैल्यू ये है, इसको आप समीकरण 1 दे दें, इसको समीकरण 2 दे दें, बाई यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। यहां से हमें क्या मिलेगा, ds स्क्वायर बराबर R1 du प्लस R2 dv का होल स्क्वायर। यहां से हमें ds स्क्वायर बराबर R1 du प्लस R2 dv, R1 du एंड प्लस R2 dv, हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब आगे देखते हैं, ds स्क्वायर बराबर R1 du, या इसको आप a प्लस बी का होल स्क्वायर से भी खोल सकते हैं और इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो ये बनेगा R1 डॉट R1 du स्क्वायर प्लस R1 डॉट R2
R2 डॉट R1 du dv प्लस R1 R2 du dv प्लस R2 डॉट R2 dv स्क्वायर, ये हमें इसमें मिलेगा। अब इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि ds स्क्वायर बराबर, ये पूरे के मोड है, R1 का मोड ऑफ स्क्वायर और du स्क्वायर प्लस 2R1 R2 का मोड du dv, इस प्रकार से लिखा, प्लस R2 का स्क्वायर dv का स्क्वायर, ये हमने इसको इस प्रकार से लिखा। अब ये हमको ds स्क्वायर की वैल्यू मिल गई। ds स्क्वायर की हमें क्या वैल्यू मिली, R1 का स्क्वायर du स्क्वायर प्लस 2R1 R2 du dv प्लस R2 का स्क्वायर dv स्क्वायर। अब यहां पे ये जो R1 स्क्वायर है, या इसको लिख सकते हैं R1 डॉट R1, ये वैल्यू होगी E, R1 डॉट R2 ये वैल्यू होगी F, और R2 का स्क्वायर या R2 डॉट R2 ये वैल्यू होगी G, और H की वैल्यू हमें क्या मिली, R1 क्रॉस R2 का मोड ये H, ये चार वैल्यू हमें मिली, 1 2 3 4 और 5, ठीक है, 5 वैल्यू हमें मिली ds स्क्वायर की वैल्यू, E की वैल्यू, F, G और H, ये हमें याद रखने हैं, पूरी की पूरी यूनिट में काम में आएंगे। ये वैल्यू E बराबर R1 का स्क्वायर, F बराबर R1 डॉट R2 और G बराबर R2 का स्क्वायर और H बराबर R1 क्रॉस R2। अब इसको क्या लिख सकते हैं, ds स्क्वायर को E du स्क्वायर प्लस 2F du dv प्लस G dv स्क्वायर, ये क्या होगी, फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म ऑफ मेट्रिक ऑफ द सरफेस, ये सारी की सारी चीजें आपको याद रखनी है। E की वैल्यू हमें क्या मिली, E बराबर R1 डॉट R1, F बराबर R1 डॉट R2, G बराबर R2 डॉट R2 और H बराबर R1 क्रॉस R2 का मोड, ये सारी चीजें हमको ध्यान में रखनी है। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा कि किसी भी सरफेस की जनरल इक्वेशन को पैरामेट्रिक इक्वेशन में किस प्रकार लिखा जाता है, उस पैरामेट्रिक इक्वेशन के माध्यम से जो पैरामीटर हमें मिले उनके माध्यम से हमको वो पैरामेट्रिक इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में किस प्रकार लिखनी है, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो दो वेक्टर मिलेंगे R1 और R2। R1 और R2 जो दो वेक्टर मिलेंगे
उनके माध्यम से हमको यूनिट नॉर्मल वेक्टर एन कैप की वैल्यू मिलेगी। क्या मिलेगी? एन कैप बराबर R1 क्रॉस R2 मोड ऑफ R1 क्रॉस R2, ये वैल्यू हमें एन कैप की मिलेगी। अब यह R1 क्या है? डेल R अपॉन डेल यू। R2 क्या है? डेल R अपॉन डेल वी। ये चीजें ध्यान रखनी है। R1 क्रॉस R2 का जो मोड है वो हमें क्या मिला? कैपिटल H। EFGH क्या है? फंडामेंटल फॉर्म है। DS स्क्वायर हमें क्या मिला? सबसे पहले हमने S डॉट का स्क्वायर, x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर प्लस z डॉट स्क्वायर। पहली यूनिट में हमने आर्क ऑफ लेंथ पढ़ी थी, वहां से ये इक्वेशन हमने लिखी है। ये चीजें लिखते हुए ds स्क्वायर की हमने वैल्यू निकाल ली, और ये हमारी जो वैल्यू आई ये है फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म ऑफ मेट्रिक फॉर्म ऑफ द सरफेस। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहें, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लेक्चर को लाइक करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।